देखो जो क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस पढ़ी थी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होगा, उसको एक बार थोड़ा सा मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो तब भी आंसर वही आता है और कॉन्वेक्स मिरर हो तब भी आंसर वही आता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में चित्र थोड़ा सा सुंदर बनता है। इसलिए आसानी के लिए मान लेते हैं कोई स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। पता है कि मिरर के मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं और पोल पर जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर बनाते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बस हमको देखना है कि स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो उसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है ना। तो उसके लिए हम सिंपली, है ना, उसके लिए हम सिंपली फोकस की डेफिनेशन यूज करते हैं, मतलब इस मिरर पर जबरदस्ती प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गिराते हैं और बताओ ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेगी उसी को फोकल पॉइंट बोल देंगे, है ना। तो चलो इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गिराते हैं। चलो आसानी के लिए एक रे तो ऐसे गिराते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही है और दूसरी रे ऐसे गिराते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मिलेगी उसी को फोकस पॉइंट बोल देंगे ना। तो चलो चलो एक रे ऐसी बनाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, और हमको पता है ना, हमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस तो पोल पर डाला गया परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। बताओ जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है वो तो मिरर से बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराएगी, परपेंडिकुलर टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाउंस हो जाएगी। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है वो रे तो बिल्कुल उल्टे मुंह लौट जाएगी। और चलो, है ना, चलो दूसरी रे ऐसी गिराते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो तुम खुद बताओ कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रे नॉर्मल से जितने एंगल पर टकराएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। बस ये रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी उसके लिए इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल बनाना होगा। और तुम खुद बताओ कि स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इससे जो भी नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। तुम खुद बताओ, ये होता है स्फेरिकल मिरर में तो स्फीयर का एक हिस्सा है ना, और हमको पता है कि सर्किल या स्फीयर में जो भी नॉर्मल बनाते हैं हमेशा सेंटर से ही गुजरता है ना। ये ध्यान रखना कि चूंकि स्फेरिकल मिरर है इससे जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से ही गुजरेगा, तो सिंपली सेंटर को मिलाने वाली लाइन ही नॉर्मल का काम करेगी। तो चलो मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर है इसलिए जो भी नॉर्मल होगा सेंटर से ही गुजरेगा, मतलब सिंपली सेंटर और कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है वही नॉर्मल का काम करेगी। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि ये रे नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो होता है ये रे नॉर्मल से अगर आई एंगल पे आएगी तो नॉर्मल से आई एंगल पे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। लिख देता हूँ, है तो ध्यान रखना कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है वो तो उल्टे मुंह लौट जाएगी, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रे नॉर्मल से आई एंगल पर आएगी तो आई एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और तुम बताओ ना, तुम बताओ कि पैरेलल इंसिडेंट की गई रेस रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिल रही है ना, तो पैरेलल इंसिडेंट की गई रेस रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको फोकस पॉइंट बोलेंगे। और बताओ इस फोकस पॉइंट की मिरर से या मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होगी उसी को इसकी फोकल डिस्टेंस स्मॉल एफ बोलेंगे। ये कितनी होगी वो देखना है। फिर उसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री लगा सकते हैं। तुम खुद बताओ, एक मिनट, तुम खुद बताओ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तुम बताओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इस मिरर से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर होगी। तुमको भी बताओ कि स्फेरिकल मिरर स्फीयर का हिस्सा है, तो बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर से भी डिस्टेंस आर होगी, इधर से भी डिस्टेंस आर ही होगी ना। तो ये ध्यान रखना है ना, कॉमन से बोल सकते हैं कि होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर के सरफेस से ये जो डिस्टेंस होगी वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर सरफेस से ये जो डिस्टेंस होगी वो भी रेडियस आर के बराबर होगी, है ना। आराम से बताओ ना, है ना, आराम से बताओ कि सेंटर ऑफ,
ये सेंट्रो कर्वेचर की मिरर की सरफेस से ये डिस्टेंस, सेंट्रो कर्वेचर की मिरर से की सरफेस से टोटल डिस्टेंस आर है, उसमें से अगर ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल ली तो उसको घटा करके ये वाली डिस्टेंस मतलब फोकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम। फिर बच्चों ये फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको केवल है ना, हमको मेनली देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ये CF वाली डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं ना, तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि फोकल पॉइंट से ना, उसके लिए ऐसा करते हैं कि फोकल पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं। और तुम कॉमन से बताओ, तुम कॉमन से बताओ कि कॉमन से बताओ कि फोकल पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो होता है दो ट्राइंगल बनेंगे, और तुम है ना कॉमन सेंस सोच सकते हो कि बताओ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होंगे। तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से चेक भी कर सकते हो कि होता है इसमें तीन चीजें बराबर है ना। तुम बताओ, एक तो ये साइड दोनों में कॉमन है ना, एक तो ये साइड कॉमन है, उसके बाद ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, और बताओ ये एंगल आई है तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल आई होगा ना, है ना। तो साफ साफ देख सकते हैं ये साइड कॉमन, ये एंगल सेम और ये एंगल सेम, तो तुम खुद बताओ क्यों था इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तीन चीजें सेम है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होंगे। और होता कॉन्ग्रेंट होंगे मतलब सारी साइड सेम होंगी, तो कंफर्म बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड भी बराबर होंगी। है ना, तुम बताओ। है ना, तुम बताओ कि सेंटर, कि तुम बताओ कि सेंटर कर्वेचर से मिरर के सरफेस तक की यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस रेडियस आर के बराबर है ना वही, कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से ये टोटल डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर है, तो उसमें ये डिस्टेंस आधी होगी मतलब आर बाय टू होगी, और ये भी डिस्टेंस आधी होगी मतलब आर बाय टू होगी, बस, है ना। बस ये वाली डिस्टेंस आर बाय टू है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए तुम, है ना, उसके लिए तुम सिंपली इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं ना। तुम बताओ ना, तुम बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तुम देख सकते हो, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल आई है, ये बेस आर बाय टू है, तो हाइपोटेन्यूज तो ज्यादा होगा, इससे आर बाय टू का कॉस आई नहीं बल्कि आर बाय टू का सेक आई होगा। ये मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पिछली क्लास में बताया था, कोई मंद बुद्धि हो तो लिख भी सकता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है, कॉस थीटा, तो था कॉस थीटा की जगह आई, और कॉस आई बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आर बाय टू अपन हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज को इधर और कॉस आई को इधर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आर बाय टू अपन कॉस आई, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो आर बाय टू सेक आई। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली दूसरे के बच्चों टाइप से इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में एंगल आई है, बेस आर बाय टू है, तो हाइपोटेन्यूज तो ज्यादा होगा, इसे आर बाय टू कॉस आई नहीं आर बाय टू सेक आई होगा। अब तुम आराम से बताओ इन बच्चों, ये तुम आराम से बताओ कि सेंटर ऑफ सॉरी आराम से बताओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर के सरफेस से ये टोटल डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर है ना, बताया था मैंने। तुम आराम से बताओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस तक की टोटल डिस्टेंस रेडियस आर के बराबर है, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी चली गई आर बाय टू सेक आई, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आर माइनस आर बाय टू सेक आई। और तुम आराम से बताओ कि फोकल पॉइंट की मिरर से या मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होती है उसी को ही फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो, तो इस स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस आर बाय टू सेक आई। तो ध्यान रखना कि अभी तो हमने, है ना, अभी तो हमने मूर्खों टाइप से डिराइव किया, लेकिन ध्यान रखना कि आगे इतना सारा डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ठीक है, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो, तो स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस एग्जैक्टली कितनी होती है आर माइनस आर बाय टू सेक आई। और तुम बताओ कि अभी हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है ना, तुम बताओ कि अभी हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, मतलब ये तो, है ना, ये तो स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस का एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये तो पैराक्सियल रेस के लिए भी वैलिड है और मार्जिनल रेस के लिए वैलिड है। ध्यान रखना कि ये तो स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला है जो पैराक्सियल और मार्जिनल हर टाइप के रे के लिए वैलिड है। लेकिन चलो अब हम स्पेशली पैराक्सियल रेस की बात करते हैं।
है ना, मैंने बताया था कि ऑप्टिक्स में हम ज्यादातर केसेस में पैराएक्सियल रेस की बात करते हैं। तो हम स्पेशली पैराएक्सियल रेस की बात करेंगे तो हमको पता है ना, हमको होता है कि पैराएक्सियल रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है ना। पैराएक्सियल रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है। क्या मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि पैराएक्सियल रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू जीरो, है ना, जिसको हम मूर्खों की लैंग्वेज में वेरी स्मॉल बोलते हैं, उसको मैथमेटिक्स में आई टेंड्स टू जीरो बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि पैराएक्सियल रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब आई टेंड्स टू जीरो। और तुम बताओ कि पैराएक्सियल रेस के लिए आई टेंड्स टू जीरो तो होता cos i टेंड्स टू 1, और cos i टेंड्स टू 1 तो sec i भी टेंड्स टू 1 हो जाएगा। कह सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि पैराएक्सियल रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, तो i टेंड्स टू 0, i टेंड्स टू 0 तो cos i अप्रोक्सीमेटली 1 तो sec i भी अप्रोक्सीमेटली 1, और पैराएक्सियल रेस के लिए sec i अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। तो स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, r माइनस r बाय 2। फिर सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, r बाय 2, है ना। तो आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में ही याद रखना, है ना। तो आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, तो मान के चलना है ना कि पूरी ऑप्टिक्स में हम, है ना, पूरी ऑप्टिक्स में हम 99% केसेस में पैराएक्सियल रेस की स्टडी करेंगे। और पैराएक्सियल रेस के लिए तो सिंपली स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। लेकिन अगर ये पैराएक्सियल नहीं बल्कि मार्जिनल रे हो तो फिर फोकल डिस्टेंस r बाय 2 से भी कम होगी, और तब फोकल डिस्टेंस r माइनस r बाय 2 sec i होगी। तुम खुद बताओ कि मार्जिनल रे के लिए आई काफी ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा तो sec i 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा का r बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बाय 2 से ज्यादा, r में r बाय 2 से ज्यादा चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r बाय 2 से कम आएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखना है ना कि आगे पूरी रामायण नहीं, आगे हमको रिजल्ट याद रखने हैं कि अधिकतर केस में पैराएक्सियल रेस की स्टडी करेंगे। तो पैराएक्सियल रेस के केस में तो स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस r बाय 2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। लेकिन अगर मार्जिनल रे हुई तो फिर फोकल डिस्टेंस r बाय 2 से भी कम होगी, और तब फिर स्फेरिकल मिरर की फोकल डिस्टेंस r माइनस r बाय 2 sec i, जहां i इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है उसका नॉर्मल के साथ एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस।